एक नवाब की पुरइसरार तिलस्माती दुनिया की आप बीती, मोहब्बत और नफ़रत के तसादुम, नेकी और बदी की कशमकश की दास्तान। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, पेशे खिदमत है एक नवाब की पुरइसरार तिलस्मी दुनिया की आप बीती, एपिसोड नंबर 4। सिकंदर, शहनाज ने मेरी बात सुनकर कहा, तुम्हारी ये हालत ठीक नहीं। मैं अक्सर देखती हूँ कि तुम गुमसुम बैठे हुए होते हो, और मैंने ये भी देखा है कि तुम मुस्कुराते हो। मैंने तुम्हें अपने आप से बातें करते भी देखा है। मैंने पहले तवज्जो नहीं दी थी, अब तुमने मीना और उसकी मुलाकातों के मुतल्लक बताया है तो मुझे ख्याल आया है कि तुम उन्हीं तस्वरों में गुम हो जाते हो। लेकिन खाला, उसने मेरे मुंह पर हाथ रख दिया और हंस पड़ी। हंसने वाली बात हो या ना हो, वो हंसती ज़रूर थी। मुझे खाला कहना छोड़ दो, उसने कहा। क्यों? मैंने पूछा। और क्या कहा करूं? नाजी। उसने कहा, तुम्हारे अब्बा मुझे नाजी कहा करते हैं, तुम भी नाजी कहा करो। और अब्बा जान से जूते खाऊं, मैंने कहा। उनके सामने खाला कह दिया करो, उसने कहा। तुम और मुझ में फ़र्क ही कितना है सिकंदर। तुम उम्र में मुझसे 2-4 साल छोटे हो तो क्या हुआ? तुम मर्द हो, मर्द औरत पर हावी होता है। मुझे गलत ना समझो सिकंदर, मैं तुम्हारे साथ हमजोलियों जैसी बेतकल्फ़ी पैदा करना चाहती हूँ। मैं उसकी गोद से उठकर उसके सामने पलंग पर बैठ गया और मेरे मुंह से फिर खाला निकल गया। उसने मेरा बाजू पकड़कर मुझे अपनी तरफ घसीटा और अपना एक बाजू मेरी कमर में डाल दिया। मैं तुम्हें कुछ समझा रही हूँ, उसने कहा। मुझे खुद ज़िंदगी का कोई तजर्बा नहीं, थोड़ी सी तालीम है। मैं तुम्हें अच्छी तरह नहीं समझा सकूँगी, खुद समझने की कोशिश करो। इस उम्र में ऐसे ही तसव्वुर आया करते हैं, मुझे भी आते रहे हैं। मैंने 15 साल की उम्र में ही तुम जैसे एक बड़े ही खूबसूरत और जवान आदमी का तसव्वुर बना लिया था और मैं उसी में गुम रहती थी। ऐसे भी हुआ कि बर्तन धोते मेरे तसव्वुरों का शहज़ादा आ गया और मैंने उसके साथ बातें शुरू कर दी। मेरे हाथ अपने आप बर्तन धोते रहते और मैं तसव्वुर में खोई रहती, और एक आध बर्तन हाथ से गिर कर टूट जाता। तुम तसव्वुर की बात करती हो खाला, नाजी कहो सिकंदर, उसने प्यारी सी बेतकल्फ़ी से कहा। अब्बा घर होंगे तो खाला कह लेना। मैं कहने लगा कि तुम जो कुछ भी देखती थी वो तुम्हारा तसव्वुर था। मैंने कहा, खुद भी मालूम था कि ये तसव्वुर है और ये तुम्हारे जहन ने खुद बनाया है। मैं जो कुछ देखता हूँ जो मेरे जहन का बनाया हुआ नहीं। जिस तरह मैं तुम्हें अपने पास बैठा हुआ महसूस कर रहा हूँ, बिल्कुल ऐसे ही मीना के जिस्म को महसूस करता हूँ। वो मुझे इसी तरह अपने पास बिठाती है जिस तरह तुमने बिठाया हुआ है। मैं तुम्हें यह भी बता सकता हूँ कि तुम्हारे और उसके जिस्म की बू में फ़र्क है। क्या वो मुझसे ज़्यादा खूबसूरत है? शहजाद ने मुस्कुराते हुए कहा। मेरी हंसी निकल गई। सच बताओ। उसने अब दोनों बाजू मेरे गिर्द लपेट दिए और बोली, वो कैसी है? मुझसे अच्छी है। उसकी खूबसूरती अपनी किस्म की है, मैंने कहा, और तुम्हारी खूबसूरती और किस्म की है। उसे मैं चाहता हूँ, इसलिए मैं उसे ज़्यादा खूबसूरत समझता हूँ। लेकिन नाजी, मैं एक बात नहीं समझता, क्या मरकर इंसान दूसरा जन्म ले सकता है? नहीं, उसने जवाब दिया। हम मुसलमान दूसरे जन्म को नहीं मानते, हिंदू मानते हैं। शायद मैं भी मानता हूँ, मैंने कहा। और मैंने उसे पहली बार देखा था तो मैंने याद करने की कोशिश की थी कि उसे मैंने पहले कहाँ देखा। तुम जवान हो गए हो सिकंदर, उसने कहा, लेकिन नादान भी हो। मैं नाश्ता बना लूं, रात को बैठेंगे। उस सुबह शहनाज मुझे बड़ी अच्छी लगी। कुछ अफसोस सा भी हुआ कि मैंने रात को उसकी नीयत पर शक किया था।
नाश्ते के दौरान भी शहनाज ने बड़ी बातें की। फिर मैं अपनी अम्मी की कब्र पर चला गया। फाते पढ़कर मैं कब्रिस्तान में घूमने फिरने लगा। नई और पुरानी कब्रें देखते देखते मैं उस तरफ चला गया जहां तकरीबन तमाम कब्रें पुरानी थी। उनमें जो पक्की थी वो भी टूट फूट गई थी, बाज बैठ गई थी, और जो कच्ची थी वो ज़रा ज़रा सी ढेरियां रह गई थी। अजीब सी वीरानी थी। मुझे अपनी अम्मी का ख्याल आया कि एक रोज़ उसकी कब्र भी पुरानी कब्रों में शामिल हो जाएगी, मगर मुझे यह ख्याल ना आया कि एक रोज़ लोग मुझे भी ज़मीन में उतार कर ऊपर मट्टी डाल देंगे और फिर मेरी कब्र भी पुरानी होकर बैठ जाएगी। मैं अम्मी के ख्याल में डूबता गया और मैं तसव्वुर में अम्मी की कब्र में उतर गया। सिकंदर, कुछ दूर से एक नस्वानी आवाज़ आई। मैंने उधर देखा। धुंध सी थी, सफ़ेद सी धुंध। ज़मीन से भाप जैसा धुआं उठने लगा। सिकंदर, आवाज़ फिर आई, आगे आ जाओ। अब मैंने आवाज़ को पहचान लिया। ये मीना की आवाज़ थी। मैं कब्रिस्तान में नहीं था। मैं चला तो किसी कब्र से मुझे ठोकर ना लगी। ज़मीन से भाप सी उठ रही थी। ठोकर ना लगने से मैं कहता था कि मैं कब्रिस्तान में नहीं। धुंध में से दरख्तों की चोटियां और उनके ऊपर आसमान नज़र आ रहा था, जिसका रंग हल्का नीला नहीं बल्कि गहरे और हल्के नीले के दरमियान का रंग था। घोड़े दौड़ने का शोर सुनाई देने लगा। पहले तो साफ पता चलता था कि 4-5 घोड़े दौड़े जा रहे हैं, फिर उनकी तादाद बढ़ती गई और ऐसा शोर सुनाई देने लगा जैसे बुलंदी से आबशार गिर रही हो। मैं रुक गया। ये शोर इस तरह ज़्यादा और पहले से बुलंद होता जा रहा था जैसे सैकड़ों घोड़ों का तूफान मेरी तरफ आ रहा हो। फिर ज़मीन से उठती भाप के ऊपर से मुझे 30-40 घोड़ों के सर और सवार नज़र आने लगे। सवारों के सरों पर सिकंदर आज़म के ज़माने के आहनी खुद थे और मैंने ऐसे खुद तस्वीरों में देखे थे। मैं खड़ा देखता रहा और हज़ारों घोड़े मेरे सामने से गुजर गए और शोर कम होने लगा। सिकंदर, मुझे मीना की पुकार एक बार फिर सुनाई दी। कहाँ हो? वापस क्यों नहीं आए? मैं फिर चल पड़ा और धुंध में मुझे एक नस्वानी पीकर दिखाई देने लगा। कद-बुत मीना जैसा था, चेहरा साफ नज़र नहीं आ रहा था। मैं उसकी तरफ बढ़ता गया और वो धुंध में पीछे ही पीछे हटती जाती थी। मैं और तेज़ चल पड़ा। चलते चलते ऐसी ठोकर लगी कि मैं अपने आप को संभाल ना सका। संभलने के लिए 2-3 कदम आगे बढ़ाए, लेकिन मैं आगे के गिरते जिस्म को उठा ना सका और हाथ ज़मीन पर लग गए। क्या हो गया सिकंदर? मीना के 2 बाजुओं ने मुझे सहारा देकर सीधा कर दिया। वो कह रही थी, उड़ती जवानी ने तुम्हें मदहोश कर दिया है। मैं उसके साथ लिपट गया। उसके बाजुओं का घेरा मेरे गिर्द और तंग हो गया। अम्मी की कब्र पर गए थे। मैंने उसके बाजुओं से निकल कर देखा। वो मीना नहीं, शहनाज थी। मैं चौंका और वो हंस पड़ी। मैं अम्मी की कब्र पर फाते पढ़ने चला गया था। मैंने खेसाने से लहजे में कहा, सिकंदर। शहनाज ने उदास से लहजे में कहा, तुम अम्मी को ना कभी भूल सकोगे, ना कभी उसे पा सकोगे। अपने आप पर काबू पाने की कोशिश करो। मरे हुओं के पीछे कोई मर नहीं जाया करता। कितनी ही जानें कुर्बान कर दो, उनके इवज खुदा किसी मरे हुए को जिंदगी नहीं देता। उसकी ऐसी बातें मुझे अच्छी लगा करती थी। उस रोज़ तो उसके हमदर्दी के अल्फाज मुझे बहुत ही अच्छे लगे। उस रात का वाक़या है। खाने के बाद शहनाज मेरे कमरे में आ गई। उसने मुझे पलंग पर अपने पास बिठा लिया और इस तरह बातें करने लगी जैसे 2 सहेलियां या 2 दोस्त आपस में किया करते हैं। ये कोई संजीदा बातें नहीं थी, ये 2 बच्चों की बातें थी। मसलन छोटी सी एक कहानी उसने मुझे सुनाई और ऐसी ही एक कहानी मैंने उसे सुना दी। लतीफ़ों का भी तबादला हुआ। सर्दियों की रातें थी। हम एक ही रज़ाई में बैठे हुए थे। शहनाज ने ऐसी फ़िज़ा पैदा कर दी
کہ میں اسے ہم عمر اور ہم جولی سمجھنے لگا۔ میں آپ کو پھر یاد دلا دیتا ہوں کہ میری عمر 16 سال تھی اور یہ عمر غیر ذمہ داری اور لاپرواہی کی اور ہنسنے کھیلنے کی عمر ہوتی ہے۔ شہناز مجھے گدگدی کر رہی تھی اور میں تڑپتا اور ہنستا تھا۔ کھیل ہی کھیل اور ہنسی ہی ہنسی میں وہ لیٹ گئی اور مجھے گرا لیا۔ اس نے اوپر گرا لیا اور اس نے ایک دو ایسی حرکتیں کی کہ مجھے یاد آ گیا میں مرد ہوں اور یہ عورت ہے۔ وہ مجھے یہی احساس دلانا چاہتی تھی اور یہ بھی کہ وہ مجھے، بلکہ یوں کہیں کہ وہ میرے جسم کو چاہتی ہے۔ میں تڑپ کر الگ ہو گیا۔ میں نے اس کا چہرہ دیکھا، اس کی آنکھیں دیکھیں۔ لگتا تھا کہ اس کے جسم کا سارا خون اس کے چہرے پر آ گیا ہو اور اس کی سانسیں دھوکنی کی طرح چل رہی تھی۔ تم میرے باپ کی بیوی ہو، میں نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا۔ تم میری ماں ہو۔ نہ میں تمہارے باپ کی بیوی ہوں، نہ میں تمہاری ماں ہوں، اس نے ایسے لہجے میں کہا جس میں غصہ بھی تھا۔ تو اور کیا ہو؟ میں نے پوچھا۔ میں تمہیں یہ بھی بتا دوں گی، اس نے کہا، اگر تم میری بات پر نہ آئے سکندر، بہت پچھتاؤ گے۔ میرے پیار کی تم یہ قیمت دے رہے ہو، تم میرے باپ سے پوری قیمت وصول کر رہی ہو، میں نے کہا، اور میں مردوں کی طرح دلیر ہو گیا۔ میں نے کہا، تم مجھ سے جو قیمت مانگ رہی ہو وہ تمہیں کبھی نہیں ملے گی۔ مجھے زیادہ پریشان کرو گی تو میں خالہ کے پاس چلا جاؤں گا اور اسے بتاؤں گا کہ تم جاؤ، اس نے چیلنج کے لہجے میں کہا۔ ابھی چلے جاؤ، بتا کے تو دیکھو خالہ کو، کیا میرے منہ میں زبان نہیں؟ کیا میں تمہارے باپ کو نہیں کہہ سکتی کہ یہ لڑکا رات کو میرے بستر پر چڑھ آیا تھا؟ تب مجھے یاد آیا کہ یہ لڑکی کس خاندان کی ہے اور اس خاندان کی شہرت کیسی ہے۔ میری خالہ نے مجھے کئی بار کہا تھا کہ شہناز پر نظر رکھا کرو، یہ تمہارا گھر لوٹ رہی ہے اور اپنی ماں کی جھولی بھر رہی ہے۔ اگر اس کی کوئی ایسی ویسی حرکت دیکھو تو فوراً ابا جان کو بتا دینا، خالہ نے کہا تھا۔ اور پھر خالہ نے آہ لے کر کہا تھا، لیکن تیرے ابا جان تو اس کے غلام بنے ہوئے ہیں، وہ اس لڑکی کے خلاف کچھ سنیں گے نہیں۔ اب میں نے ضرورت محسوس کی کہ شہناز کی یہ حرکت ابا جان کو بتاؤں، لیکن میں ڈر گیا کہ الٹا مجھ پر ہی الزام لگے گا۔ شہناز بہت چالاک لڑکی تھی، وہ شاید جان گئی تھی کہ میں باپ سے ڈر رہا ہوں۔ وہ پلنگ سے اٹھ کر میرے قریب آ گئی۔ آؤ، اس نے ذرا نرمی سے کہا اور میرا بازو پکڑ کر بولی، مت ڈرو، مجھے مرد بن کر دکھاؤ۔ میں نے ایسے سوچا تو نہیں تھا، لیکن اپنے آپ ہی ایسا ہو گیا کہ میرا ہاتھ دائیں طرف بڑی تیزی سے ہوا میں گھوما اور اس کے منہ پر جا لگا۔ بڑا سخت تھپڑ تھا، وہ 3-4 قدم پرے جا پڑی۔ اب میرے ابا کو بتانا، میں نے کہا، میں اس طرح تجھے مرد بن کر دکھاؤں گا۔ وہ آہستہ آہستہ اٹھی اور کمرے سے نکل گئی۔ پہلے تو مجھے رونا آیا، لیکن میں نے اپنے آپ کو سنبھال لیا اور سوچا کہ اب مجھے مرد بن کر ہی دکھانا چاہیے۔ میں نے دروازہ اندر سے بند کر لیا اور لیٹ گیا۔ کئی سوچیں آئیں، کئی خیال آئے، لیکن میں آج بھی حیران ہوں کہ میں نے مردوں والا حوصلہ قائم رکھا۔ اپنی ماں یاد آئی اور پھر بھی میں نہ رویا۔ میں سوچ یہ رہا تھا کہ باپ کو بتاؤں یا نہ بتاؤں۔ بار بار دماغ یہاں آ کر رک جاتا کہ میرا باپ شہناز کی ہی سنے گا۔ جب یہ خیال آیا کہ جو طاقت شہناز کی زبان میں ہے وہ میری زبان میں نہیں، تو میں نے خاموش رہنا ہی بہتر سمجھا۔ یہ فیصلہ کیا کہ شہناز نے میرے باپ سے میرے خلاف کچھ کہا تو میں اسے بتا دوں گا کہ اصل میں کیا ہوا تھا۔ اگر باپ نے مجھ پر ہاتھ اٹھایا تو میں خالہ کے پاس چلا جاؤں گا۔ صبح شہناز نے ناشتے کے لیے مجھے باورچی خانے میں بلایا۔ کچھ دیر ہمارے درمیان خاموشی طاری رہی جو شہناز نے ہی توڑی۔ تم نے میرا دل توڑ کر اچھا نہیں کیا، اس نے سنجیدگی سے کہا۔ زبان بند رکھنا، کسی کے ساتھ رات کا ذکر نہ ہو۔ پھر سوچ لو، تصوروں میں لڑکیوں کو دیکھتے ہو، میں جو موجود ہوں۔ میں نے کچھ بھی نہ کہا، خاموشی سے ناشتہ کیا اور خاموشی سے باہر آ گیا۔
2 रोज और गुजर गए। मेरे बाप को आ जाना चाहिए था, लेकिन उसका पैगाम आ गया कि वो मजीद 2 दिन बाहर रहेगा। मैं बाहर निकल गया। शहनाज देख रही थी। मैं एक दोस्त के घर गया, वो ना मिला तो मैं वापस आ गया। मालूम नहीं मैं क्यों बलाई मंजिल के एक कमरे में चला गया। शहनाज ने मुझे वापस आते और ऊपर जाते ना देखा। 15-20 मिनट गुजरे होंगे कि मुझे सहन में मर्दाना कदमों की आहट सुनाई दी। मैं जिस बलाई कमरे में था उसकी एक खिड़की सहन की तरफ थी, जिसमें जाली लगी हुई थी। मैंने जाली में से देखा एक आदमी जिसकी उम्र 30 साल के लगभग होगी, सहन में खड़ा मुस्कुरा रहा था। शहनाज किसी कमरे से निकली और बड़ी तेज चलती उसके साथ लिपट गई और फिर उसे अंदर ले गई। उस आदमी को मैंने पहले कई बार देखा था। शहनाज उसे अपना चचाजाद भाई बताया करती थी और वो हमारे शहर का रहने वाला नहीं था। मैं जाली में से देखता रहा। शहनाज बाहर आई और दौड़ती हुई डेवरी में चली गई। वो दरवाज़ा बंद करने गई थी। उसे गलत फहमी थी कि मैं घर में नहीं हूँ और वो फिर कमरे में चली गई। मैं इस सोच में खो गया कि क्या करूँ। कच्चे जहन में कोई बात नहीं आई थी और मैंने जो देखा था वो मेरी बर्दाश्त से भी बाहर था। आहर जहन में एक सोच आ गई। मुझे डर था कि शहनाज मेरे अब्बा से ये ना कह दे कि मैंने उस पर दस्तदराजी की थी। मुझे उसका मुंह बंद करने का बड़ा अच्छा मौका मिल गया था। मैंने सोचा कि उसे मौके पर पकड़ लूं, तो ये तो मैंने देख लिया था कि ये आदमी अच्छी नीयत से नहीं आया था। मैंने आपको बताया है कि शहनाज ने उसका इस्तकबाल किस तरह किया था। मैं चंद मिनट गुजार कर दबे पांव नीचे आया। मुझे मालूम था कि शहनाज मेहमानों को किस कमरे में बिठाया करती थी। दरवाज़ा खुला था, कोई आवाज़ नहीं आ रही थी। मैं कमरे में चला गया। वो वहाँ नहीं थे। वो यकीनन सोने वाले कमरे में थे जो आगे था। उन्हें तसल्ली थी कि बाहर का दरवाज़ा अंदर से बंद है और घर में कोई नहीं, इसलिए उन्होंने सोने वाले कमरे का दरवाज़ा बंद नहीं किया था। मैं सोने वाले कमरे के दरवाजे में जा खड़ा हुआ। उन्हें उसी हालत में देखा जिसकी मुझे तवक्का थी। चूंकि मेरे जहन में पहले ही से यह मंजर था, इसलिए मैंने अपने आप में ज़रा सा धचका भी महसूस ना किया और मुझे अफसोस भी ना हुआ। ऐसा तो होना ही था। मेरे बूढ़े बाप ने एक नौजवान लड़की को अपना कैदी बना लिया था। लड़की अगर शरीफों की होती तो शायद मेरे बाप का कुछ भरम रह जाता, मगर ये लड़की मुजरमाना जहनीत वाले ख़ानदान की थी। उन दोनों ने मेरी तरफ देखा। मैं यही चाहता था कि वो मुझे देख लें। जब उन्होंने मुझे देख लिया तो मैं वहाँ से हट आया और ऊपर चला गया। मैं अब ये सोच रहा था शहनाज को मैं क्या कहकर अपने पाँव में बिठाऊंगा और वो क्या कहेगी। ज़्यादा वक्त नहीं गुजरा था कि वो दोनों ऊपर आ गए। देखो सिकंदर, उस आदमी ने मुझे कहा, ज़ुबान बंद रखना। अगर मैंने ज़ुबान बंद ना रखी तो सारी उम्र पछताते रहोगे। उसने कहा, अगर इसके साथ मेरा खून का कोई रिश्ता होता, मैंने शहनाज की तरफ इशारा करके कहा, तो मैं देखता कि तुम यहाँ से जिंदा किस तरह निकलते हो। सब जानते हैं कि ये बदकरार लड़की है और जब मेरा बाप घर नहीं होता तो ये। जुबान रोक ले, उसने कहा। अगर तुमने किसी के साथ जिक्र किया तो तुम्हारा बाप तुम्हें ढूंढता फिरेगा। किसी के साथ जिक्र करने की क्या ज़रूरत है, मैंने कहा। अपने बाप के साथ, अपनी खाला और अपनी फूफी के साथ जिक्र होगा। उनके घरों के तमाम आदमियों को यहाँ बुलाकर और उसे उनके दरमियान में बिठाकर बताऊंगा कि इस घर में क्या हो रहा है और इज्जत के अलावा इस घर में और क्या लूट मची हुई है। शहनाज उसके साथ लगी खड़ी थी। उसने उसके ज़रा पीछे होकर उसे कोहनी मारी। मैंने उसका ये इशारा देख लिया। उस आदमी ने मुझे घूर कर देखा और चला गया। शहनाज वहीं खड़ी रही और मैंने उससे नज़रें हटा ली। वो आहिस्ता आहिस्ता मेरे करीब आ गई। मैंने उसे कह दिया कि आइंदा यहाँ ना आए। उसने कहा कि बड़ा बदमाश आदमी है, मैं इसके हाथों मजबूर हूँ। ये बात तुमने उसके सामने क्यों ना कही, मैंने कहा।
कहती तो उसके साथ तुम्हारी लड़ाई हो जाती। शहनाज ने कहा, उसके पास बहुत बड़ा चाकू होता है, ये तुम्हारा पेट फाड़ देता। ओ बेगैरत, मैंने कहा, खुदा ने मेरे जिस्म को ताकत किस लिए दी है? ये तुम जैसी औरतों को खुश करने के लिए नहीं, ये इन्हीं बदमाशों को सीधा करने के लिए खुदा ने दी है। झूठ ना बोलो। उसने मुझे लालच देना शुरू कर दिए। पहले रुपए पैसे का लालच दिया, फिर एक बड़ी खूबसूरत लड़की का लालच दिया। मुझे ना रुपए पैसे की जरूरत थी, ना किसी खूबसूरत लड़की की। रुपए पैसे की मेरे पास कमी नहीं थी और मुझ में ऐसी कोई बुरी आदत भी नहीं थी जिसके लिए रुपए पैसे की जरूरत होती है। अगर मुझे किसी लड़की की जरूरत होती तो तुमसे ज्यादा खूबसूरत और कौन लड़की हो सकती थी? मैंने कहा, तुम नहीं जानते कि मेरे दिल में औरत का कितना एहतराम है। मर्द एक खूबसूरत औरत को बहुत बड़ा इनाम समझा करते हैं, मैं औरत को कुछ और समझता हूं। तुम अगर कोई धमकी देना चाहती हो तो दे लो, मैंने कहा। सिकंदर, उसने आह भरकर कहा, मुझे तुमसे इतना प्यार है कि मैं तुम्हें कुछ भी नहीं कह सकती। वो आहिस्ता आहिस्ता चलती बाहर निकल गई। मैं फैसला ना कर सका कि अपने बाप को बताऊं या ना बताऊं। इतना तो मैंने सोच लिया था कि खाला और फूफो को अभी नहीं बताऊंगा। अगर मैं उन्हें बताता तो बाप बहुत नाराज होता, उन्हें वो अच्छा नहीं समझता था। शहनाज ने उसे उनके खिलाफ कर रखा था। मैं परेशान सा हो गया। दूसरी खिड़की खोली जो साथ वाले मकान की छत की तरफ खुलती थी। उसके मकान के सहन में नीम के 2 दरख्त थे जो खासे ऊंचे और बहुत फैले हुए थे। उन्होंने मकान के मुंडेरों को ढांप रखा था, बल्कि छत का कुछ हिस्सा भी उनकी डालियों के नीचे आया हुआ था। उन घनी डालियों के पीछे कोई औरत थी जो आहिस्ता आहिस्ता चल रही थी। ऐसे लगता था जैसे वो दबे पांव चल रही हो। मैं उसे देखने लगा। वो जल्दी ही सामने आ गई। वो मीना थी। मुझे देखकर वो इधर उधर देखती तेजी से चल पड़ी और मेरी खिड़की के सामने आ खड़ी हुई। वो तो जैसे पहले से ज्यादा खूबसूरत हो गई थी। मैं उसे इस तरफ से आता देखकर हैरान हो गया। तुम शायद इसलिए हैरान हो रहे हो कि मैं इधर से कैसे आ गई हूं, उसने कहा। बड़ा अच्छा रास्ता मिल गया था, हटो आगे से। वो खिड़की में से अंदर आ गई और उसकी नजरें कमरे में घूमते घूमते मुझ पर रुक गईं। मुझ पर ऐसा खुमार सा तारी हो गया जैसे उसकी नजरों ने कमरे में खुशबुएं बखेर दी हों। उसका दुपट्टा एक तरफ से सिर गया था। गहरे बादामी रंग के रेशम जैसे बालों में जो कुदरती चमक थी वो उस दुनिया की किसी लड़की में नहीं हो सकती। क्या तुम मुझसे भागना चाहते हो सिकंदर? नहीं मीना, मैंने कहा, मैं तो तुम्हारी राह देखता रहता हूं, लेकिन मैं तुम्हें अपनी बीवी नहीं बना सकता। तुम कौन होते हो ऐसा फैसला देने वाले? उसने मेरा हाथ पकड़कर चूमते हुए कहा। क्या तुम देवताओं के फैसले को बदल सकते हो? क्या तुम अब भी देवताओं को मानती हो? मैंने कहा। क्या हमारे मजहब ने देवताओं को खत्म नहीं कर दिया था? क्या तुम खुदा को नहीं मानती? मैं शायद इसलिए तुमसे भाग आया था कि तुमने अगर मेरे साथ शादी की ही थी तो वो देवताओं की इबादत गाह में हुई थी। हमें अपने मजहब के तरीके से शादी करनी होगी। मैं खुदा को मानती हूं, उसने कहा, लेकिन एक देवता को मैं नहीं मरने दूंगी। ये मोहब्बत का देवता है, मैं उसका हुक्म जरूर मानूंगी। मीना, मैंने कहा, मैं बहुत परेशान हूं। तुम इसलिए परेशान हो कि तुमने अभी अपने आप को नहीं पहचाना, उसने कहा। इस घर में तुम अमानत हो, तुम किसी और के बच्चे हो। तुम्हारी आंखों में वो ताकत है कि जिधर देखोगे उधर क़यामत बर्पा हो जाएगी। जिन्नात और परियां तुम्हारे आगे सजदा करेंगी। मीना, मैंने हैरतज़दा आवाज में पूछा, तुमने ये अल्फाज कहां से सुने थे? ये एक पागल औरत के अल्फाज हैं जो 8-9 साल पहले उसने मेरे मुतल्लिक मेरी मां से कहे थे। वो पागल नहीं थी, मीना ने कहा। उसे पागल कहने वाले पागल थे। क्या तुम्हें याद है कि तुम्हारे बाप ने उसे इसलिए डांट दिया था कि उसने कहा था कि यह शख्स रास्ता भूल जाएगा और ये रुपए पैसे से अपनी किस्मत बनाने की कोशिश करेगा।
مجھے ایسے لگا جیسے یہ آواز مینا کی نہیں بلکہ میرے اپنے ذہن کی صدائے باز گشت ہے۔ مجھے یہ بھی خیال آیا کہ شہناز نے مجھے کہا تھا کہ جوانی کے آغاز میں ذہن بڑے حسین تصور بنا لیا کرتا تھا اور مینا ایک تصور ہے۔ میں نے یہ یقین کرنے کے لیے کہ مینا تصور نہیں، میں نے مینا کے دونوں بازو پکڑے، میں اسے محسوس کرنا چاہتا تھا۔ اس نے مجھے اپنا آپ یوں محسوس کرا دیا کہ میں نے تو اس کے بازو پکڑے تھے اور اس طرح میرے ساتھ چپک گئی جس طرح لوہے کا چھوٹا سا ٹکڑا بڑے سخت مقناطیس سے جا لگتا ہے۔ پھر ایسے محسوس ہوا جیسے ہم ایک دوسرے میں تحلیل ہو گئے ہوں۔ اپنے آپ کو مینا سمجھنے لگا۔ کبھی ایسے لگتا جیسے بادل کا دھنی ہوئی روئی جیسے بہت بڑا ٹکڑا ہے، میں اس پر لیٹا ہوا ہوں اور یہ سفید بادل مجھے کہکشاں پر اڑائے لیے جا رہا ہے۔